Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है श्रीमती रीना सोपती जी, जो जीवन में शालीनता, ऊर्जा और आत्मविश्वास का सुंदर संगम है। वे साबित करती है कि रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने फैशन और थिएटर, डांस जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में नया कदम रखा। उन्होंने रैंप पर चलकर और मिस बॉडी ब्यूटीफुल अवार्ड जीतकर फैशन शोज की जूरी बनकर यही दिखाया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। सबसे खास बात यह है कि रीना जी हर पल को सकारात्मकता और मुस्कान के साथ जीती है और दूसरों को भी यही प्रेरणा देती है। तो आइए मिलते हैं रीना सोपती जी से। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में हमारे सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है श्रीमती रीना सोपती जी। रीना जी का पॉडकास्ट पहले भी आया है, आपने देखा भी होगा और इतना बेहतरीन पॉडकास्ट रहा है। आज जो रीना जी हम देख रहे हैं वो वाकई में एक बहुत ही अलग इवॉल्व्ड रीना जी है। Once again, we welcome you, रीना जी। सबको मेरा नमस्कार। मैं रीना सोपती। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने सब कुछ जाना था, आपका पूरा जीवन सफर जाना था, लेकिन वो कुछ महीने पहले की बात है। तब से आज का जो जमीन आसमां का फर्क है वो हमें आपसे जानना है स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, तब की रीना और आज की रीना आपको क्या फर्क महसूस होता है, बताइए। मैं LIC से रिटायर हुई हूँ, पेंशनर हूँ और मैं 63 इयर्स की हूँ और 3 साल हो गए रिटायर हुए। लेकिन एक जो 37 इयर्स का मेरा सफर था LIC का, तो उसके बाद जो है घर बैठना तो मुझे नहीं मंजूर था। तो कुछ जिम्मेवारियां थी जो कि पूरी करनी थी, वो भी मैंने पूरी कर ली। उसके बाद भी लगा कि कुछ और करना चाहिए। बचपन में शौक होता था डांस का, सिंगिंग का भी मैंने नहीं स्टार्ट की, सिंगिंग का भी मैं एक कोर्स करूंगी और डांस भी मैं सीख रही हूँ। और एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, फैशन पेजेंट था, तो एक नई चीज थी उसमें। हम 20 लेडीज थी, 16 जेंट्स थे। उन्होंने वॉक करने के लिए बोला, तो कुछ लोगों को, 8-10 लोगों को एक साइड कर दिया कि इनकी वॉक ठीक है, बाकियों को बोला कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद फिर जो है एक सफर शुरू हुआ। 5 दिन का सफर था, बहुत टफ था। सुबह सॉरी 10 बजे हम लोग ज्वाइन करते थे और 6 बजे तक नॉन स्टॉप काम सिखाया जाता था। कि मेरे को जो हमारे ग्रूमिंग के सर थे, उन्होंने बोला कि जो मैं 1 महीने में सिखाता हूँ वो मैंने आपको 5 दिन में सिखाना है। तो मैं क्या थोड़ा बात सा स्टिक रहूंगा। लेकिन आज की डेट में मैंने जो भी सीखा है, कॉन्फिडेंस के साथ वॉक सीखी है और पब्लिक को फेस करना सीखा है, तो एक नई ऊर्जा आई, नई चीज सीखने को मिली। तो आज की डेट में मैं एक कन्वर्ट वाला वर्जन तो हूँ रीना का। ऐसा है, हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते। तो ये जो हम मेरे को फैशन शो वगैरह में जो गई हूँ, मेरा वैसे कोई लेना देना नहीं था फैशन शो के साथ, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ये शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैंने अपने बारे में अपना ख्याल रखना शुरू किया है। पहले क्या होता था कि सबके लिए का हम कर देते थे कुछ-कुछ और उसके बाद अपना सोचते थे कि हमने क्या खाना है, हमने क्या पहनना है। तो अब ये जो नया दौर है, इसमें मैं अपने लिए भी अपने आप को प्रायोरिटी मानती हूँ और अपना ख्याल रख रही हूँ। हेड टू टो मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ और ये मेरे को फ़ायदा हो रहा है। नाम तो हो ही रहा है, मेरी फ्रेंड्स के भी फ़ोन आते हैं तो कहती हैं, "रीना अब तेरे से क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।"
कभी कहीं मीटिंग में कहीं पे जाते हैं हम लोग गेट टुगेदर में, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये खड़े क्यों हो रहे हैं। क्या बात है, हाँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। हम्म। और वहाँ जो है टफ ट्रेनिंग थी, डिसिप्लिन थे सब लोग, और एक बड़ा अमाउंट जो है इसमें हम लोगों का खर्च होता है, लेकिन एक नई दिशा मिलती है सीनियर्स के लिए, तो बहुत अच्छा। और अ, मुझे एक अवार्ड भी मिला, मिस जो है बॉडी ब्यूटीफुल का। तो वो एक अलग ही मजा था उसका, जब ऐसे अनाउंस हुआ तो कि बॉडी ब्यूटीफुल नंबर 12 कंटेस्टेंट, तो वो एक यादगार दिन था और यादगार लम्हा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। तो मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ कि इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे आपकी सबसे बढ़िया बात लगी कि आप अपना ध्यान रखने लगी। ओके, सो आपने ये कॉन्टेस्ट जीता, आप मिस बॉडी ब्यूटीफुल बनी, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पोर्टफोलियो फोटोशूट किया। उसमें उन्होंने तीन चार 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 ड्रेसेस दी, एक ड्रेस मैं अपनी भी लेके गई थी। तो 5 ड्रेसेस में फोटोज वगैरह खींची, और वो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। वो फिर मैं कई बार डालती भी हूँ अपने इंस्टाग्राम में। तो उसके बाद जो है फैशन शो का जो मेरे को इनविटेशन आया, तो उसमें प्रीति अग्रवाल और उनके हस्बैंड विपिन अग्रवाल जी, इन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था। फिर इनके साथ मैं जब जुड़ी हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल तो मुझे पीच इवेंट से आ गया था, रेखा देसाई जी के शो से। और बड़े लेवल का शो था, और जो है एक बहुत बड़े हॉल में किया था उन्होंने, फाइनल जो किया था। और जो है उसके बाद कोई ऐसे दिक्कत नहीं आई मुझे, बड़े आराम से मैंने फैशन शो में इतनी अच्छी हम लोगों की वॉक हो गई थी वहां पे, तो हमें कुछ सीखने की तो जरूरत नहीं थी। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे सीधा जाना है, फिर आपने खड़े होना है वहां, फिर लेफ्ट लेफ्ट से वापस आना है, तो वैसे ही कर दिया। और फर्स्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर वीडियो बन जाती हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं, तो उसका अलग मजा होता है। फिर उसको इंस्टाग्राम में डालो, फेसबुक में डालो। एक किया, दूसरा किया। 14 हमारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो जिन्होंने, हम लोगों ने गोवा में एक फैशन शो में इकट्ठे पार्टिसिपेट किया, गेट टुगेदर हो गई, सबसे मिलना हो गया। तो ऐसे ही सफर चलता रहा। फिर बीच में इन्होंने एक जैसे पीच इवेंट होता है, तो इनका एक थर्ड पीच इवेंट था। तो इन्होंने बोला कि उसमें आप ज्यूरी में पार्टिसिपेट कर लोगे। तो मेरे लिए एक नई चीज थी, मेरे को नई चीज सीखने को मिल रही थी, और एक सम्मान मिल रहा था। तो देहरादून का जो ज्यूरी का था वो सफर भी शुरू हुआ। ना टैलेंटेड लोग हैं देहरादून में भी, तो उनके टैलेंट देखे, सिंगिंग का, डांसिंग का, सिटअप पुशअप का, 50-50 सिटअप पुशअप। तो ये टैलेंट राउंड जब देखा, तो मुझे लगा कि ज्यूरी तो में तो बैठना तो एक बहुत ही सम्मान का, और बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है मौका, कितना लोगों का टैलेंट होता है। उसके बाद जी। फिर ज्यूरी में दिल्ली गई, जयपुर गई, चंडीगढ़ गई। तो मैंने उसके बाद फिर मेरे को फाइनल वाली ज्यूरी में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अब मैंने आज की डेट में मैंने 5 फैशन शो कर चुकी हूँ। ऐसे ही सफर मेरा फैशन का शुरू हुआ, और फिर ज्यूरी का। ज्यूरी में फिर मेरे को फाइनल वाली ज्यूरी में भी पार्टिसिपेट करने को मिला, उसमें सोनू सूद जी आए थे, और जो है उसमें फैशन शो कम पीजेंट दोनों थे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी ताकि हमारे सीनियर्स भी जाने कि फैशन शो और एक पेजेंट में क्या फर्क है। पेजेंट जो है पहले होता है, उसके बाद फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं। पेजेंट एक कंपटीशन है। फैशन शो हम लोग जो है वो किसी डिजाइनर की ड्रेसेस पहनकर और रैंप वॉक करते हैं। तो पीजेंट में हम लोगों को जजेस हैं सामने, हमें उनको लुभाना होता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्माइल देनी होती है। और जो फैशन शो होता है उसमें हमें स्माइल नहीं देनी, खाली हमने अपने एक्शन से हमने अपनी ड्रेस को दिखाना है उनको, पब्लिक को, कि हमारी ड्रेस ड्रेस कैसी है। तो ये फर्क होता है, एक में स्माइल देनी है और फैशन शो में स्माइल नहीं देनी होती। लेकिन मेरी स्माइल तो आपको पता है 24 घंटे की है। सुबह उठती हूँ, आईना देखती हूँ, एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मिलती हूँ, तो उसको तो स्माइल देनी होती है। क्या तो बात है।
बहुत बढ़िया। आप कितनी ब्यूटीफुली समझा रही हैं। थैंक यू। फैशन वर्ल्ड की आपने कई सारी यादें जोड़ी होगी उस दौरान। वहां की कौन सी यादें आप हमें दिखा सकती है, उनकी एक झलक। जी, मैं बहुत सारी यादें हैं, कुछ तो उन्होंने गिफ्ट हैम्पर दिए, वो तो हमने यूज कर लिए। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी याद है, इससे मेरे को बॉडी ब्यूटीफुल का जो अवार्ड मिला था, बीच इवेंट की ट्रॉफी है बॉडी ब्यूटीफुल की। 5 दिन जो हमने ये पार्टिसिपेट किया था पीच इवेंट में, ये उसका हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया था। और जो है ये मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और इस साल के जो हैं ये मेरे मोमेंटोज हैं। ये मेरा ज्यूरी का मोमेंटो है। क्या बात ज्यूरी है। ज्यूरी में पार्टिसिपेट किया था, तो ब्यूटीफुल। जिसमें स्पेशल गेस्ट थे सोनू सूद जी। तो उसमें एशियन सुपर मॉडल का जो है फैशन शो पीजेंट था। फैशन शो भी था और उसमें फैशन पीजेंट भी था। तो उसमें मेरे को ज्यूरी में लिया गया था। और उसमें मेरे को वंडरफुल। मैं और भी बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया पीजेंट में, फाइनल वाले में, तो उसमें मेरे को कुछ काम भी दिए गए। एक मेरे को उन्होंने बोला कि मोटिवेशन के ऊपर स्पीच दो। मैंने सिस्टर को बोला मेरे को राइट अप दे मेरे को मोटिवेशन पे स्पीच देनी है। और मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं योगा की क्लास लूंगी और क्या सुबह बात है। सुबह 5:30 बजे मेरे को जाना पड़ गई। तो अब मेरे को क्लास लेनी थी, तो मैंने कहा कहाँ से शुरू करूं, मैंने तो आज तक कभी क्लास नहीं ली। तो मैंने सोचा चल शुरू भगवान के नाम से ही शुरू करते हैं। तो 5 बार जो है मैंने उनको बोला कि आप ना 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। तो गायत्री मंत्र जो है 5 बार उन्होंने पढ़ा। तो उसके बाद जो है उसके बाद मैंने शुरू किया बिंदास, मैंने जो है अपना स्पीच शुरू की योगा से रिलेटेड। और आप लोगों ने तो मेरे को सिखा ही दिया बहुत कुछ। तो 45 मिनट तो कम से कम मैंने दिया था स्पीच वगैरह। और सबको मैंने सारा हेड टू टो मैंने एक्सरसाइज वगैरह कराई। और सब बहुत इम्प्रेस हुए। तो मुझे लगा कि हमारे में क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये हमारे में क्वालिटीज हैं। ये मेरी बिल्कुल। जो बॉम्बे गए थे उस फैशन शो में, ये उसकी मोमेंटो है। एक मैं और चीज दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर गणेश जी की उसमें मैंने ये हम लोगों की एक क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों को ये बनाने के लिए बोला था। कितना तो खूबसूरत है। हाँ, तो ये मैंने बनाया है। और इसको ये लवली। गुजरात और राजस्थान में इस आर्ट को जो है वहाँ ज्यादा यूज किया जाता है। और लेकिन नई चीज थी और बहुत अच्छा लगा। और ये भी मेरे शोकेस की शोभा बढ़ा रहा है। नाइस, वेरी नाइस। 2025 में एक और खूबसूरत याद आपके साथ जुड़ी थी, और वो था द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स थिएटर, जिसमें आप लीड रोल के किरदार में, साक्षी के किरदार में थी। और जिस एक्ट का नाम था आस्था और विवाह। तो वो हमें अनुभव आप पूरा बता दीजिए। हाउ वाज इट? क्या आपने पहले एक्टिंग की थी कभी? ऐसा है, मुझे स्कूल में एक बार हलवाई का रोल दिया गया। मेरे को बोलना सिर्फ इतना था, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। किसी ने पूछा कि मिठाई कितने की है, तो मैंने बोलना था कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो वो एकदम मिठाई उठा के खा जाता है कि आपने ही तो बोला है खाने के लिए। तो वो जो मैंने अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये बोलना था। और उसके बाद मेरी जो क्लासमेट थी उसने डेस्क पार्टनर उसने बोल मेरे को हलवाई जी बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये नाटक और ये सब मेरे लिए नहीं बना हुआ, मैं नहीं इतना वो कर सकती कि मेरे को कोई भी कुछ भी नाम से बुलाए। तो वो फिर मैंने कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। स्टेज के ऊपर मैंने किए हैं वैसे, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ स्कूल कॉलेज में। लेकिन मैंने नाटक में बिल्कुल ही छोड़ ही दिया था, उसी दिन से छोड़ दिया था कि नहीं करना, मेरे बस का ही नहीं है। तो उसके बाद नाम पड़ जाते हैं तो वो सब मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो उसके बाद थिएटर से भी मैं कन्नी काटती रही। अ, वर्मा जी आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कितनी सारी क्लासेस होती गई। जिस दिन मेरे को पता चलता था कि नाटक की क्लास है, थिएटर की है, तो मैं उस दिन बंक मार जाती थी। तो एक दिन बाई चांस ही मैंने जो है ऑन किया, तो पता चला ये तो थिएटर की क्लास है। अब शर्म के मारे बैठना पड़ा कि
अब स्टार्ट हो गई है, तो उसमें बहुत सारे किरदार तय हो चुके थे और मेरा किरदार तो शायद बहुत छोटा सा है। बहुत सारे जो हैं किरदार हैं इसमें और सबने अपना 100% दिया है और सब तारीफ के काबिल हैं इसमें। और सब जो है जो सफलता है उसके पीछे सबका हाथ है। और जब मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा अब तो अटेंड करना ही पड़ेगा, तो बात हुई कि सारे कैरेक्टर काफी सारे तय हो चुके थे कि अ, बेटी के रोल के लिए किसको लें। तो अचानक वर्मा जी के मुंह से निकला, रीना जी आप करोगे। तो मैं सुन के हैरान और मैं तो बस स्टक हो गई कि अरे मेरे को दे रहे हैं बेटी का रोल। तो मेरे से तो ना हुई नहीं, मैंने कहा अब तो सीख लूंगी ना, ये एक्टिंग भी सीख लूंगी मैं, लेकिन मैंने बेटी का रोल नहीं छोड़ना। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और क्या होता है कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं, हम सारे दरवाजे खटखटाते नहीं है। एक दरवाजा होता है जो खुला होता है। हम लोग बचपन में चलिया रखते थे, कालका मंदिर जाते थे। तो कालका मंदिर में क्या है कि कई बार दरवाजे बंद हो जाते थे, चलिया है तो हमने तो दर्शन करने ही होते थे। तो सारे दरवाजे जब बंद हो गए, अंदर सफाई-सुई का काम हो रहा है, तो भी एक दरवाजा होता था जहाँ से पंडित जी वगैरह अंदर आते-जाते रहते थे। तो हम सारे दरवाजे खटखटा के देखते थे कि कौन-सा खुला है, उससे अंदर चले जाते हैं। और उनको भी पता होता था कि ये चलिया रखा हुआ है, रोज़ आती है, तो फिर दर्शन करने देते थे। तो इसी तरह से मेरे को जब नाटक में और बेटी का रोल मिला और इम्पोर्टेंट रोल भी था, तो मेरे से मना किया नहीं गया और उसके बाद मैंने अपना 100% दिया है। और पहले दिन जब मेरे को दादा-दादी का स्पीच हुई, तो उसमें दादाजी ने जो मेरे को सीख दी, तो उनके बोलने का ढंग और उनकी आवाज़ में इतनी मर्मरता थी कि इतना प्यार था उसमें कि बेटी पोती जो है उसकी शादी होने वाली है और उसको शिक्षा दे रहे हैं। तो उसमें मैं उसी में भाव विभोर हो जाती थी। और जैसे ही वो गाना स्टार्ट होता था, तो उसमें गाने में तो इतना उसमें वो है, खिंचाव है कि आँखों से तो आँसू निकलते ही निकलते हैं। तो पहली बार जब मैंने रोल किया, तो मैंने पहली बार में ही मेरे आँसू निकले थे। और उसके बाद जो है, उसके बाद हर उसमें जो है मैंने अपना 100% दिया। और टचवुड हमारा जो है एपिसोड सबने मिलके उसको एक लाजवाब एपिसोड 1 बना दिया। सेकंड भी इसी तरह से हम लोग पूरी डेडिकेशन से करेंगे और वो भी बहुत सफल होगा। और मैंने बहुत एन्जॉय किया है बेटी के रोल में। फिर सारे इतने जो 27 लोग जुड़े हुए हैं, सब इतने वेल ऑफ हैं और इतने वेल एजुकेटेड हैं। बहुत ही मतलब ना गर्व महसूस होता है आपके स्माइलिंग सोल के साथ जुड़ के भी, और फिर इस थिएटर शो में करने के बाद तो और भी जो है एक बहुत ही मैं एक अपने आप को मैं एक इम्पोर्टेंट सदस्य मानना शुरू हो गई हूँ। ब्यूटिफुल। आई एम श्योर बाकी जब हमारे मेंबर्स ही जब देखेंगे तो वो भी बहुत खुशी महसूस करेंगे। हमें दूसरे भाग का भी इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि ये भाग भी बहुत ही अच्छा और उम्दा रहेगा। रीना जी, आपने फैशन वर्ल्ड के बारे में बताया, आपका तजुर्बा एक्टिंग के बारे में बताया, और कोई ऐसी यादें हैं जो अभी मन में आ रही हैं आपकी, पहले के जमाने की, कॉलेज के दिनों की? हाँ, मैं अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि मैंने जब स्कूलिंग के बाद, जब स्कूल तो क्या है कि डैडी आर्मी में थे तो कहीं-कहीं ट्रांसफ़र होती थी। उसके बाद जब कॉलेज में गई तो देशबंधु कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसमें मैंने सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड भी जॉइन किया और साथ में एनसीसी भी जॉइन की, सीनियर अंडर ऑफिसर थी। अपने कॉलेज की मैं बेस्ट एथलीट बनी। तो वो मेरी की यादें भी बहुत हैं ऐसी, जो जिसमें मैंने जो है एनसीसी में मैंने आरडी कैंप किया था, 26 जनवरी की परेड की थी। सिविल डिफेंस में जो परेड होती है उसमें गन लेके चलना होता है, तो गन लेके और फिर खाली इंडिया गेट तक नहीं जाना होता, उसमें हमें लाल किले तक गन लेके मार्चिंग करनी होती है। तो ये सब मेरी यादें हैं। और एक्सपीरियंस तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि सीखने की कोई एज नहीं होती, हर एज में हम लोग सीखते हैं।
तो मैंने जो है काफ़ी लेट हम लोगों ने गाड़ी ली थी, तो बहुत लेट एज में मैंने गाड़ी चलाना सीखा और उसके बाद फिर स्विमिंग सीखी। उसके बाद भी मेरा सफ़र चलता जा रहा है, रुका नहीं है। अब ये थिएटर भी शुरू कर दिया, तो पता चला कि जो हम फैशन शो कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ, तो फैशन शो के साथ जुड़ा हुआ ही है थिएटर भी, और एक्टिंग भी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पे भी मेरा फ़ोकस है, डांस पे भी मेरा फ़ोकस है। आगे आने वाले टाइम में सिंगिंग भी करूँगी और थोड़ा-सा मेरा जो वीक हूँ मैं, तो वो इंग्लिश में थोड़ी-सी वीक हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ही स्कूल कॉलेज किया था। तो और एलआईसी में भी जब गई, तो वहाँ पे भी हिंदी भाषी ज़्यादा लोग आते थे, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन 2025 में जो है 25 के एंड तक जो है, मैं अपना कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में ही बात करूँ, और शायद नेक्स्ट 3.0 जो है, वो मेरा इंग्लिश में भी हो सकता है। क्या बात है। आप सीनियर्स को और यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? और कुछ 70 के हैं, कुछ 80 के भी हैं, और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो उनको मैं बहुत गर्व महसूस करूँगी कि मुझे अगर कुछ मैसेज देने का मौका मिल रहा है। और जो यंगर जनरेशन है, उनको वो हमसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी है और हमसे आगे बढ़ चुकी है, लेकिन परवरिश किसने दी है? माता-पिता ने परवरिश दी है। उनका जो है स्कूलिंग, उनका जो परवरिश का है, खाना-पीना, कपड़े, सब हम जो है माता-पिता करते हैं। तो बच्चे चाहे आज बड़े मकान में पहुँच गए हैं, आज वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो किसकी वजह से कर रहे हैं? वो सब अपने माता-पिता की परवरिश, संस्कारों की वजह से कर रहे हैं। उनको कभी आप उनका सिर जो है ऊँचा ही रहे आपकी वजह से। पेरेंट्स जो हैं, आप रिटायर हो गए हैं या हाउसवाइफ भी थी मदर, तो 60 से ऊपर के जो भी हैं, उनका सारा खर्चा आप लोग उठाओ और माता-पिता को पूरी इज़्ज़त दो और उनके सारे खर्चे आप उठाओ। और ये जो है कभी भी घबराओ नहीं, अपनी जो है हर दिनचर्या को जो है आप नया दिन मानो और उसको उसमें आप कुछ नया करो, नया सीखो। और कभी अगर टफ टाइम आता है, तो गिव अप मत करो, और उसमें आप एक दुःख का टाइम आया तो वो कन्वर्ट होगा। आप विश्वास करो भगवान के ऊपर कि अब अगला पल जो है वो खुशी देके जाएगा, और कभी भी गिव अप मत करो। और अपनी जब आप 60 के होंगे, आप अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ पैसा जो है आप जो है अपनी ओल्ड एज के लिए भी बचा के रखो। सीनियर्स को मैं यही कहूँगी, अपना ध्यान रखो, हेड टू टो जो हमारे जो शरीर है वो हमारे साथ-साथ चले जा रहा है और हमें पूरी सेवा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर जैसे घर के जैसे बर्तन हैं, मैं बर्तन अगर धोती हूँ, एक चम्मच भी धोती हूँ, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ इसमें सिंक में। मैं उसको अच्छे से जो है प्यार से रखती हूँ, उसको बर्तनों को धोती हूँ, और मैं जो है उसमें मेरे को लगता है कि मैं थैंक्स गिविंग कर रही हूँ बर्तनों को, जो बोल नहीं सकते लेकिन हमारी सेवा कर रहे हैं। और मेरा जो शरीर है, ये मेरी इतनी जो है मेरे साथ चल रहा है, हार्ट है, वो 24 घंटे धड़क रहा है। मेरे स्माइलिंग सोल जॉइन करने से पता चला कि ये हथेली के अंदर मेरे सारे ऑर्गन हैं। पैरों के नीचे जो है तलवा जो है उसमें भी ऑर्गन है, और सारे ऑर्गन हैं, उसकी भी मालिश ज़रूरी है, और काफ मसल की मालिश ज़रूरी है। थाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। जब मैं फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम से गुज़र रही थी, तो उस वक़्त मुझे रिक्शे में बैठने में भी दिक्कत होती थी। थाइज़ उस वक़्त इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो थाइज़ भी माँगती हैं कि इसको भी हम थोड़ा-सा टाइम दें, और बाजू, हाथ, पैर, और ब्रेन है, ब्रेन में हम 5 साल की एज से हम लोगों की मेमोरी में सारी चीज़ें जाती रहती हैं। तो हमारा ब्रेन ने हमारा इतना ख़्याल रखा है, उसको आप जो है उसमें नेगेटिविटी को मत स्टोर करो। और एक ब्लैक पोर्शन होता है जिसमें हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप शेयर करो और उस चीज़ को वहाँ से निकालो। और जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो जो है आपने ब्रेन की, और ये जो संभाल के। पार्ट है हमारा गर्दन का, ये हमारा जो है एक बाईपास की तरह है। ये इतने हिस्से को जो है पूरी बॉडी के साथ जोड़ रहा है। जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम उस हिसाब से पालन करते हैं। कई बार क्या होता है कि मिठाई सामने पड़ी है, तो हमारा ब्रेन उस वक़्त जो है बेचारा
कुछ नहीं कर पाता, दिल की सुनते हैं और मिठाई उठाते हैं और खा लेते हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, और अपना ध्यान रखो, अपनी अर्निंग को संभाल के रखो, फिक्स करा के रखो। अपनी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसका पैसा है वो आपके लिए। आपने मकान जो बनाया वो आप अगली पीढ़ी के लिए आपने छोड़ के जाना है। तो बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें से सोच समझ के खर्च करो। मैं भी जब LIC में थी तो मुझे किसी को अगर सलाह देनी होती थी तो मैं उनको कहती थी कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, टर्म ऐसी रखो 50 के बाद आपको पैसे वापस मिले, क्योंकि उस वक्त हमारी मुट्ठी एक हम कस के मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उस वक्त हम खर्चे के लिए सोचते हैं। अब हमारी ओल्ड एज शुरू हो गई है तो हमने सोच समझ के खर्च करना है। अगर उससे पहले पैसे मिलते हैं तो हम उसको ट्रैवलिंग वगैरह में उड़ा देते हैं। मेरे को घूमने फिरने का अभी भी बहुत शौक है, इस एज में भी। और खुश रहती हूँ और अपना ख्याल रखती हूँ। और जहां मेरे से हो सकता है कि मैं किसी के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं छोटे-छोटे अमाउंट, चाहे वो 10 रुपए हो, मैं किसी की भी अगर हेल्प करती हूँ और उनके चेहरे की स्माइल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे को सबको करना चाहिए। और दिन में एक काम अच्छा नेक काम ज़रूर किया करो, और अपनी एज को भूल जाओ कि मैं हम कितनी एज के हैं, हमें कहाँ दर्द हो रही है। हाँ, अपने साथ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ही पता होती हैं। तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर करके रखो। तो ताकि जो है कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आपका पार्टनर पार्टनर आपके लिए आपको पूरी जो है हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत बातों के बाद ये पॉडकास्ट खत्म करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट इसके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि हम और एक वर्जन में मिलेंगे, दैट विल बी रीना सोपती 3.0। आपसे सचमुच बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज कम से कम मैंने तो आपसे ये सीख ले ही ली कि हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तो अपने आप का ख्याल भी रखना चाहिए, जो हम भूल जाते हैं। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स फैशन शो, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है, और मैं चाहूंगी कि आज के बाद जहां पर भी हमारी सीनियर्स फैशन शोज हो, आपका उसमें बहुत बड़ा रोल हो। सो थैंक यू वेरी मच रीना जी, थैंक यू सो मच। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट देखने के लिए मैं हमारे सारे श्रोताओं और दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। तो ये थी रीना जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।